हाय दोस्तों, स्टडी विद गणेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम जीके और जीएस के डेली 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनको बहुत ही डीपली एनालिसिस करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप क्वेश्चन वाइज अगर आप याद करोगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। प्लस अगर आप किसी चीज़ को विजुअलाइज करके याद रखोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ये जो मैं 5 मतलब क्वेश्चंस डेली कराऊंगा, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। इन क्वेश्चन से आपको मतलब यूपीएससी, आईएएस, आरएस, एनडीए, सीडीएस, एसएससी मतलब इन सब में ये जीके और जीएस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट कराते हैं जैसे इनसाइट आईएएस, दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, ऐसे टेस्ट सीरीज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाऊंगा और उनको डेली 5 क्वेश्चंस हम हल करेंगे और मैं आपको विजुअलाइज करके मतलब आप बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। हाँ तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। प्रसिद्ध शास्त्रीय फॉर्मूला निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए है भारत के कुछ राज्यों में भाषा आंदोलन, ऑप्शन बी है किसान ऋण में छूट, सी है युवा क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित करना और डी है जमीनी स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास। तो दोस्तों बताइए, शास्त्रीय फॉर्मूले का संबंध निम्नलिखित में से किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका आंसर है भारत के कुछ राज्यों में भाषा आंदोलन। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, भारत के कुछ राज्यों में भाषा आंदोलन। तो दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन है इसका अगर हम एनालिसिस करें तो शास्त्रीय फॉर्मूले का संबंध किससे है? दोस्तों शास्त्रीय फॉर्मूला दिया किसने? शास्त्रीय फॉर्मूला दिया हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जो 1961 में हमारे देश के गृह मंत्री भी थे, उन्होंने शास्त्रीय फॉर्मूला दिया। ये शास्त्रीय फॉर्मूला था क्या? अगर हम शास्त्रीय फॉर्मूले के बारे में जानना चाहते हैं तो शास्त्रीय फॉर्मूला जब असम व पंजाब के अंदर भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण की मांग उठने लगी तो शास्त्री जी ने जो फॉर्मूला दिया इसे ही शास्त्रीय फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उन्होंने मतलब असम में पंजाब में जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग का लगभग इस फॉर्मूले के द्वारा जो असम में पंजाब में भाषा के आधार पर जो राज्य के बनने की मांग उठने लगी थी उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया और इस समस्या का बिल्कुल अंत हो गया। यही फॉर्मूला आगे चलकर शास्त्रीय फॉर्मूले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब अगर हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें तो ये 1961 में हमारे देश के गृह मंत्री बने और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है। अगर लाल बहादुर शास्त्री के कुछ कार्यक्रमों को हम देखें तो इन्होंने श्वेत क्रांति को प्रोत्साहन दिया। श्वेत क्रांति से तात्पर्य जो देश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए जो क्रांति की शुरुआत की गई थी उसे श्वेत क्रांति कहा जाता है दोस्तों। यह इनके द्वारा किया गया दूसरा कार्य क्या था? इन्होंने हरित क्रांति को प्रोत्साहन दिया और इन्होंने ही जय जवान और जय किसान का नारा दिया। इनका तीसरा अन्य कार्य था श्रीलंका में भारतीय तमिलों की समस्या को दूर करने का इन्होंने प्रयत्न भी किया। इन्होंने क्या किया था? श्रीलंका में भारतीय तमिलों की समस्या को समाप्त करने के लिए कार्य किया। इन्होंने जो तत्कालीन वहाँ की जो प्रधानमंत्री थे श्रीमाओ भंडारनायके, उनके साथ एक समझौता किया और भारतीय तमिलों की समस्या को समाप्त करने का इन्होंने प्रयास किया। और इनके द्वारा इन्होंने 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता भी किया। किसके साथ किया था ताशकंद समझौता? ये ताशकंद समझौता किया था पाकिस्तान के साथ। मतलब जो आपने क्वेश्चन अभी देखा अपनी स्क्रीन पर, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात ये असम व पंजाब के भाषा विवाद का अंत करने से संबंधित था। अर्थात शास्त्रीय फॉर्मूले का संबंध किससे था? असम व पंजाब की भाषा की जो मांग उठ रही थी, कुछ राज्यों में जो भाषा आंदोलन चल रहा था कि एक भाषा एक राज्य, इस समस्या का अंत करने के लिए शास्त्रीय फॉर्मूला दिया गया। अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें से आपको 3 में से सही बताने के, तीनों में से सही कौन सा है? तो पहला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मत्स्य पालन एक नवोदित क्षेत्र है। दूसरा है वर्तमान में भारत सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है। तीसरा है भारत अंतर्देशीय की तुलना में समुद्री मछली का अधिक उत्पादन करता है। तो दोस्तों
इसका सही जवाब क्या होगा? ए है केवल 2, बी है 1, 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है केवल 1। तो दोस्तों इसका सही जवाब है केवल 1 अर्थात ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने पर हमें मिलता है कि मत्स्य पालन, क्या मत्स्य पालन वास्तव में एक नवोदित क्षेत्र है? हाँ दोस्तों, मत्स्य पालन एकदम नवोदित क्षेत्र है। नवोदित क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? नवोदित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जो अभी अभी मतलब उदय हुआ है जिसका, क्योंकि हम पहले पारंपरिक रूप से मछली का उत्पादन करते थे, लेकिन अब जो मछली का उत्पादन है, मत्स्य उत्पादन है, वो परंपरागत रूप से व्यावसायिक इसने रूप धारण कर लिया है। अब हमारा मत्स्य उत्पादन बढ़कर काफ़ी अच्छा हो गया है। तो दोस्तों ये एक नवोदित क्षेत्र है। इसका दूसरा वाक्य है, वर्तमान में भारत सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है। नहीं दोस्तों, वर्तमान में चीन विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है। विश्व में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिए कि विश्व में जो मत्स्य का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है वो है चाइना। दूसरे नंबर पे है हमारा भारत। तीसरा वाक्य है दोस्तों इसका, भारत अंतर्देशीय की तुलना में समुद्री मछली का उत्पादन अधिक करता है। नहीं दोस्तों, भारत समुद्री मछली का अधिक उत्पादन नहीं करता, वो अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में अधिक उसका योगदान है। अर्थात वो समुद्री मछली का उत्पादन अधिक नहीं करता, अर्थात वो अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन अधिक करता है। समुद्र की तुलना में अंतर्देशीय उत्पादन अधिक करता है। हाल के वर्षों में इसमें 34% से लेकर 80% तक की वृद्धि हुई है। हमारा एक अगला दोस्त, इसमें से आपको सही कथन चुनना है। इसमें पहला कथन है, H9N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उपप्रकार है। H9N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उपप्रकार है। दूसरा है, H9N2 केवल गाय, बैलों और भेड़ों में पाया जाता है। तीसरा है, H9N2 वायरस केवल हवा के कणों के द्वारा सांस लेने में संचारित हो सकता है। तो दोस्तों इसमें से सही ऑप्शन क्या है? इसमें से दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, अर्थात केवल 1। इसमें 4 ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और डी केवल 1 और 3। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर है वो है केवल सी, अर्थात केवल 1। केवल 1 क्या है? H9N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उपप्रकार है। अर्थात दोस्तों H9N2 जो एक वायरस है वो इन्फ्लुएंजा ए प्रकार का इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उपप्रकार है। तो दोस्तों H9N2 वायरस के बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों ये किसका उपप्रकार है? इन्फ्लुएंजा ए वायरस का उपप्रकार है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्या है दोस्तों? ये बर्ड फ्लू का कारण है और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा का कारण भी है। दोस्तों ये 2 बीमारियों का कारण है। पहली बीमारी कौन सी है? बर्ड फ्लू। और दूसरी बीमारी कौन सी है दोस्तों? इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इन दोनों बीमारियों का एक कारण भी है दोस्तों इसका। अच्छा दोस्तों, अगर मैं पूछूं कि ये वायरस सबसे पहले कहाँ पाया गया था, तो दोस्तों इसका पहला मामला 1966 में अर्थात 1966 में यूएसए के विस्कॉन्सिन प्रांत में प्रवासी टर्की पक्षियों के झुंड में मिला था दोस्तों। सबसे पहले वायरस कहाँ मिला था दोस्तों? ये वायरस हमें यूएसए के विस्कॉन्सिन प्रांत में सन 1966 में प्रवासी तुर्की या टर्की पक्षियों में मिला था। इसका संचरण कैसे कैसे हो सकता है दोस्तों? अर्थात संक्रमण का वाहक कौन कौन हो सकता है दोस्तों? इसका संक्रमण का वाहक है सबसे पहले हवा के कणों के द्वारा, दूसरा है धूल और पशुओं के चारे और पानी के द्वारा। तो दोस्तों अब एक बार हम इसके तीनों वाक्यों को हम देख सकते हैं। पहला था वाक्य H9N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का प्रकार है। बिल्कुल सही दोस्तों, हाँ ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक प्रकार है। दूसरा है H9N2 केवल गाय, बैलों और भेड़ों में पाया जाता है। नहीं दोस्तों, ये पक्षियों में भी पाया जाता है। H9N2 वायरस केवल हवा के कणों द्वारा सांस लेने में संचारित हो सकता है। नहीं दोस्तों, यह हवा के कणों के साथ साथ पशुओं के चारे में, पानी में और धूल में से भी संचारित हो सकता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विदर्भ के खजुराहो के रूप में, हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। विदर्भ के खजुराहो के रूप में विख्यात मार्कंड देव के मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शैली में किया गया है? एक बार क्वेश्चन को एक बार दोबारा सुन लीजिए दोस्तों। विदर्भ के खजुराहो के रूप में विख्यात मार्कंड देव का मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शैली में किया गया है?
तो दोस्तों ये किस शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है? सबसे पहले आप ये मंदिर देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए द्रविड़ शैली, बी है नागर शैली, सी है बैसर शैली और डी है अहोम शैली। तो दोस्तों इसकी शैली कौन सी है? दोस्तों इस मंदिर की शैली है नागर शैली। कौन सी शैली है दोस्तों? नागर शैली। हमारे पूरे भारत में 3 प्रकार की मंदिर शैलियों का निर्माण होता है दोस्तों मंदिर निर्माण में। पहली है द्रविड़ शैली, दूसरी है नागर शैली और तीसरी बैसर शैली। जो मार्कंडेय देव जी का जो मंदिर बना हुआ है वो किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में। किस शैली में बना हुआ है दोस्तों? नागर शैली में। अब थोड़ा मार्कंडेय देव जी के मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। मार्कंडेय देव का मंदिर, मार्कंडेय देव जी के मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि विदर्भ का खजुराहो किसे कहते हैं? तो विदर्भ का खजुराहो किसे कहते हैं दोस्तों? विदर्भ का खजुराहो बोलते हैं हम मार्कंडेय देव जी के मंदिर को। किसको बोलते हैं दोस्तों? विदर्भ का खजुराहो बोलते हैं मार्कंडेय देव जी के मंदिर को। अगला प्रश्न बन सकता है कि ये किस शैली में बना हुआ है? ये नागर शैली में बना हुआ है, ये सब आप जानते ही हैं। दूसरा, ये कहाँ पर है? मार्कंडेय देव जी का मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों मार्कंडेय देव जी का मंदिर है कहाँ पर? ये मार्कंडेय देव जी का जो मंदिर है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वैनगंगा नदी पर। कहाँ पर है दोस्तों? जो मार्कंडेय देव जी का मंदिर है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वैनगंगा नदी के तट पर। दोस्तों ये बना कब था? ये बना था दोस्तों 9वीं से 12वीं शताब्दी में। कब से बना था दोस्तों? 9वीं से 12वीं शताब्दी में। अच्छा, ये किस किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? ये किन किन संप्रदाय से संबंधित है? ये दोस्तों बना हुआ है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, शाक्त संप्रदाय से। किस किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों ये मंदिर? शैव से, वैष्णव से और शाक्त संप्रदाय से। इन 3 संप्रदायों से ये मंदिर संबंधित है। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारे देश में जो नागर शैली, बैसर शैली और द्रविड़ शैली, इन तीनों जो मंदिरों का निर्माण है, इन तीनों मंदिरों की शैली आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जो सबसे तो ये 3 शैलियाँ हमारे भारत के मंदिरों में पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अब मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है ये कि ब्रह्मसूत्र। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है ब्रह्मसूत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मसूत्र। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ब्रह्मसूत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ब्रह्मसूत्र में उपनिषदों की दार्शनिक व आध्यात्मिक विचारों को सार रूप में एकीकृत किया गया है। हमारा दूसरा वाक्य है यह हिंदू दर्शन के वैशेषिक मत की आधारभूत रचना है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं एक बार। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। क्या है दोस्तों इसका ऑप्शन उत्तर क्या है? ऑप्शन ए केवल 1। तो दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल में जाऊँ तो ब्रह्मसूत्र की रचना की किसने थी? ब्रह्मसूत्र की रचना की थी, इसके रचयिता थे बादरायण। कौन थे दोस्तों इसके रचयिता? ब्रह्मसूत्र के रचयिता बादरायण। बादरायण इसके रचयिता थे दोस्तों। ब्रह्मसूत्र क्या है दोस्तों? ब्रह्मसूत्र उपनिषदों की दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को सार रूप में एकीकृत किया गया है। दोस्तों ब्रह्मसूत्र है क्या? ब्रह्मसूत्र है उपनिषदों की दार्शनिक व आध्यात्मिक विचारों को, मतलब जो उपनिषद थे हमारे, जो हमारे 108 उपनिषद थे, उनकी दार्शनिक व आध्यात्मिक विचारों को, दार्शनिक विचारों को और आध्यात्मिक विचारों को सार रूप में एकीकृत किया गया दोस्तों। तो दोस्तों ये है। अच्छा, ब्रह्मसूत्र के कुछ अन्य नाम भी हैं। ब्रह्मसूत्र के कुछ अन्य नाम क्या क्या हैं दोस्तों? वेदांत सूत्र, उत्तर मीमांसा सूत्र, शारीरिक सूत्र और भिक्षु सूत्र। दोस्तों ब्रह्मसूत्र के नामों को एक बार फिर से सुन लीजिए आप, क्योंकि सुनने से और देखने से बहुत कुछ याद होता है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखते हैं, अगर आप ध्यान से सुनते हैं, तो आपको वो चीज़ लाइफ टाइम तक याद रहेगी। ध्यान रखना दोस्तों, लगभग 60 to 70% हमें देखने से याद होता है और 20 to 30% हमें सुनने से याद होता है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, उनको ध्यान से देखिए दोस्तों। तो इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? वेदांत सूत्र, उत्तर मीमांसा सूत्र, शारीरिक सूत्र और भिक्षु सूत्र। तो दोस्तों ये है ब्रह्मसूत्र। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, वेदांत
वेदांत किसे कहते हैं दोस्तों? वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत। तो दोस्तों वेदांत के 3 स्तंभ हैं। दोस्तों क्या आपको पता है वेदांत के कितने स्तंभ है? वेदांत के 3 स्तंभ है। पहला है उपनिषद, दूसरा है भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, और तीसरा है ब्रह्मसूत्र। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँ कि वेदांत के कितने स्तंभ है? वेदांत के 3 स्तंभ है। पहला है उपनिषद, दूसरा है भगवद गीता, और तीसरा है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र खुद भी एक वेदांत का एक स्तंभ है। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी भी बोलते हैं दोस्तों। इन तीनों स्तंभों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रस्थान त्रयी। ठीक है। अच्छा दोस्तों आपको क्या पता है उपनिषद का कौन सा प्रस्थान है? उपनिषद को हम श्रुति प्रस्थान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उपनिषद को श्रुति प्रस्थान। गीता को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्मृति प्रस्थान। और ब्रह्मसूत्र को क्या बोलते हैं हम दोस्तों? न्याय प्रस्थान। इन तीनों को आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी बोलते हैं, जिसमें उपनिषद को श्रुति प्रस्थान, गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान बोलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मैं इसी तरीके से अपनी सीरीज चलाता रहूँगा और डेली हम 5 से 6 क्वेश्चंस डेली हम डिटेल रूप में एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को दोस्तों, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत मतलब सपोर्ट करेंगे। जैसे आप IAS की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप RS की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैं खुद भी UPSC IAS की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं जो पढ़ूँ उसका लाभ थोड़ा बहुत आपको मिले। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।